मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह कहानी है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बेरीना गांव के उस साधारण से युवा की, जिसने संघर्षों को अपना साथी बनाया और दूसरों की जिंदगी संवारने का संकल्प लिया। यह कहानी है गिरीश पंत की। गिरीश पंत का बचपन बेरीना की पहाड़ियों में बीता। एक साधारण परिवार, लेकिन देशभक्ति और संस्कारों से भरपूर। उनके पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी थे और वहीं से सेवा और संघर्ष का बीज उनके मन में रोपा गया। दिल्ली जो उनकी जन्मभूमि रही, और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी का ककहरा सीखा। पढ़ाई के दौरान एक औसत छात्र, लेकिन खेलों के प्रति रुचि ने उन्हें आगे बढ़ाया। यही वजह थी कि एक हॉकी खिलाड़ी के कोटे से उन्हें दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज में दाखिला मिल गया। श्यामलाल कॉलेज में बिताए उन वर्षों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उसके बाद जिंदगी की असली कहानी शुरू हो रही थी। गिरीश पंत की जिंदगी एक छात्र के रूप में भी मुफलिसी भरी रही। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी की जिंदगी में एक अहम मोड़ आता है, और वो अहम मोड़ आया जब वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में काम करने लगे। यहां उन्हें मिले उनकी जिंदगी के एक ऐसे मार्गदर्शक जिन्होंने उन्हें जिंदगी के कुछ उसूल सिखाए। सरदार जी के चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में उन्होंने काम करना शुरू किया। सरदार जी ने ही उन्हें सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वो आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। वहीं काम करने के दौरान उन्हें दुबई जाकर नौकरी करने का मौका मिला और वो निकल पड़े अपने सपनों को ढूंढने के लिए। दुबई में उनके परिवार में हुई एक घटना ने उन्हें बुरी तरह से तोड़कर रख दिया, और एक ऐसे देश में जहां उनके साथ कोई खड़ा नहीं था। अकेलेपन और दुख के इस दौर ने गिरीश को सिखाया कि दुनिया में किसी के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। उन्होंने न केवल अपने भाई के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि तय किया कि वे दूसरों के लिए भी हमेशा खड़े रहेंगे। इस घटना के बाद गिरीश पंत ने जो सबक लिया, उसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। दुबई में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वो एक सहारा बन गए। कोई भी समस्या हो, वीजा समस्या, नौकरी का संकट हो या घर वापस लौटने की परेशानी, गिरीश पंत सबकी मदद के लिए खड़े हो गए, उस अटल हिमालय की तरह जो कभी किसी को निराश नहीं करता। हाँ, हम आपको जानते भी नहीं थे, लेकिन सर आपने हमारी बहुत हेल्प की। काउंसलर जो एम्बेसी ने आपने साथ दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी तरफ से सर धन्यवाद पूरी टीम के लिए। ठीक है सर, जितना आप लोगों ने साथ दिया बहुत अच्छा किया सर, इसके लिए धन्यवाद आपका। सर हम वीरेंद्र के पापा बोल रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हमारा लड़का हमको मिल गया। सर इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू सर। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, कॉन्सुलेट सर का, जिन्होंने मुझे निकाला एयरपोर्ट पे लाए और मेरा टिकट दिए और गिरीश पंत सर ने मेरी बहुत हेल्प की है, और फजल सर ने भी हेल्प की है, विनोद सर ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। इन्होंने सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना हेल्प करके मेरे घर जाने के लिए मेरा टिकट कराएं, मेरा सब कुछ ओके कराएं। उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी सेवाएं खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रही। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी उन्होंने वहां फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने में भी अहम भूमिका निभाई। 2014 से शुरू हुआ उनकी मदद का सिलसिला लगातार चलता रहा। यूएई और अन्य देशों में उनकी बात सुनी जाने लगी। यही वजह थी कि कई भारतीयों को उन्होंने निकालने में अहम भूमिका निभाई। उनके इसी कार्यों के चलते 2019 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। इस सम्मान ने मानो उन्हें चर्चाओं में ला दिया था। मदद का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है।
और अब तक गिरीश पंत 10,000 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं। तभी तो उन्हें रियल लाइफ का नहीं बल्कि रियल लाइफ में बजरंगी भाईजान ऑफ यूएई के नाम से जाना जाता है। गिरीश पंत यूएई नहीं बल्कि बाहर की कई जानी मानी संस्थाओं के साथ एडवाइजर के रूप में जुड़े हुए हैं, जिनमें वर्तमान में BMW डेवलपमेंट, जिसके चेयरमैन मिस्टर अंकुर अग्रवाल एवं को फाउंडर हैं मिस्टर विवेक ओबराय। इस डेवलपमेंट कंपनी के साथ गिरीश पंत एज ए एडवाइजर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गिरीश पंत की कहानी उत्तराखंड के उस सपूत की है जिसने दर्द को अपनी ताकत बनाया और दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बन गए। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कभी भी हार मत मानो, क्योंकि असली हीरो वही है जो दूसरों के लिए जीता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद 365 में। मैं हूं योगेश धस्माना। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ कराने जा रहे हैं जो जाने जाते हैं हर किसी को अपनी मदद देने के लिए। जी हां, एक ऐसी शख्सियत जिनकी जिंदगी की शुरुआत दिल्ली की तंग गलियों से हुई। मुश्किलों ने जिन्हें यह सिखाया कि आखिरकार मुश्किलों से अपनी जिंदगी का सबक कैसे लिया जाता है। दिल्ली की तंग गलियों से जब ये शख्सियत बाहर निकली तो फिर एक आगाज हुआ एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक मूल मंत्र ही बना लिया, दूसरों की मदद करना। और इसी मदद की वजह से आज हर कोई उन्हें याद करता है जब भी वो यूएई या फिर विदेश में कहीं भी हो किसी मुसीबत में फंसा होता है। इसीलिए उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा गया है 2019 में। जी हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की सरजमी से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत की जो अब उत्तराखंड से जुड़कर कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने उत्तराखंड में एक ऐसी मिसाल बनना चाहते हैं जो उत्तराखंड के लिए कुछ कर सके। हम बात कर रहे हैं गिरीश पंत जी की। आइए स्वागत करते हैं गिरीश पंत जी का। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आपके इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। गिरीश जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी शुरुआत ही दिल्ली की गलियों से निकलकर एक ऐसी शख्सियत बनना। जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी देश में कोई फंसा हुआ है, अगर कोई नाम लिया जाता है तो उनमें एक नाम आपका भी होता है कि हाँ, गिरीश पंत वो शख्सियत हैं जो आपके इस मुश्किल समय में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये शुरुआत कैसे की आपने और ये कैसे अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे दूसरों की मदद करनी है। अगर उत्तराखंड से कोई फंसा हो या फिर भारत देश में किसी भी प्रांत से कोई भी फंसा हो, उसकी मदद के लिए आप सबसे आगे खड़े रहते हैं। देखिए, ये तो माता पिता का आशीर्वाद है। उन्होंने हमें एक ही बात सिखाई कि आपको कोई अपनी खुशी या पार्टी समारोह में बुलाए ना बुलाए, किसी के दुख में बिना बुलाए खड़े रहो। और ये मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे जो 9 महीने जेल में रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत जी के साथ। और वो उनके जो जिसे कहते हैं ना, जीन में ही आ जाना सेवा भाव, तो देशभक्ति जीन में ही है। और ये पूरे उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति है वो ईमानदार, सच्चा और बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ भावना से काम करता है। तो दादाजी के संस्कार, आशीर्वाद और पिताजी तक पहुँचे और उसी संस्कार, सभ्यता और संस्कृति को लेके मैं भी दुबई और विदेश में सेवा भाव से जुड़ा हूँ। और मैं बचपन की बात बताऊँ तो मेरे पिताजी गाँव से दिल्ली आके एक दुकान सब्जी की चलाया करते थे और हमने सब्जी उस दुकान से आज उन्होंने इतनी मेहनत करके सब्जी बेच के अपने कंधों में इतना भारी सामान उठा के बेच के हमें बड़ा किया। हम आज खड़े हैं इस पे अपने बल पे, तो वो सब उन्हीं का आशीर्वाद है। और मैंने खुद उनके साथ दुकान में बैठ के सब्जी बेची है, पान लगाया है। तो वो जो वो दर्द और वो जो दुख, वो जो परेशानी मैंने देखी है, वो हो सकता है कि आज की जनरेशन को वो समय नहीं पता होगा, क्योंकि आज मोबाइल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, AI का ज़माना है। तो किसी को नहीं पता गुल्ला डंडी कैसे खेलते हैं, कंचे कैसे खेलते हैं, पतंगबाजी तो चलो आज फिर भी चलती है। तो ज़मीन से जुड़े होने के कारण मैं जब 8वीं क्लास में था तो हमें कभी बहुत बार पैदल चलना पड़ता था स्कूल से। तो मैं समझता था कि कोई पड़ोसी मेरे घर के पास का है तो मुझे लिफ्ट दे दे गाड़ी में, कार में, लेकिन किसी ने नहीं मदद करी। कोई करते थे तो वो दिल से दुआ निकलती थी और आज भी निकलती है। तो उस समय मैं जब 8वीं क्लास में था तो मेरे मन में ना एक विचार आया कि अगर ये व्यक्ति किसी दूसरे को स्कूटर पर बिठाए, कार में ले जाए,
तो एक व्यक्ति को ले जाने में उतना ही पेट्रोल लगता है और 4 व्यक्ति को ले जाने में भी उतना ही। तो मैंने उस दिन उस स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ बच्चा ने ये प्रण किया कि मेरे लिए नहीं किसी ने किया, बट मैं जिसके लिए भी होगा कर सकता हूँ तो यथासंभव प्रयास करूँगा। तो वही जज्बा, वही पॉजिटिव लेके मैं आज ये मानता हूँ कि पॉजिटिविटी से आप बहुत सारी नेगेटिविटी हटा सकते हैं। तो अच्छा बुरा बनने के लिए 2 ही रास्ते, तो अच्छा जाएंगे बुरा पाएंगे। तो मैं इससे उसको पॉजिटिव लिया और ये एक दिल में आया कि आने वाले समय में जिस दिन मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँगा या मैं कुछ सक्षम हुआ या मैं नौकरी करूँगा, पैसे कमाऊँगा, अपनी मेहनत से स्कूटर कार लूँगा, मैं किसी बच्चे ने अगर मेरे से लिफ्ट मांगी तो मैं आज भी उस 8 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को उसमें अपने आप को देखूंगा। और वही देखते हुए मैं वो कभी रुका नहीं, फिर हमेशा आगे बढ़ता गया। यही इसका एक कारण है। और ये भी दिखाता है कि हर कोई जब किसी भी दूसरे देश जाता है तो उसका पहला लक्ष्य यही होता है कि खुद सेटल हो जाऊं और उसके बाद अपनी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। लेकिन आपने एक ऐसा प्रण ले लिया कि किसी की कोई फंसा हुआ है किसी मुसीबत में, या फिर गल्फ में जिस तरीके से रैकेट्स चलते हैं, किसी का पासपोर्ट ले लेना, उन लोगों की मदद करना, किसी की डेड बॉडी अगर फंसी हुई है उसमें मदद करना, कोरोना काल में जिस तरीके से आपने बहुत लोगों की मदद की, इसके बारे में आपने कैसे सोचना शुरू किया? क्योंकि हर कोई इन मामलों को लेकर पहले तो थोड़ा सा सोचता है कि मैं कैसे मदद करूंगा, लेकिन आप जो है पूरी तरीके से जो है समर्पित हो जाते हैं हर किसी के लिए जब भी कोई मुसीबत में इस तरीके फंस रहा है। देखिए, मैंने जैसे बताया कि बचपन का जो स्पार्क था, बचपन की जो जर्नी रही है वो ऐसी रही है कि मुझे याद है कि एक बार हमारे घर की छत उड़ गई थी। सीमेंट की चादरें आती थी, तूफान में छत उड़ गई थी। हमारे ऊपर नहीं गिरी पर वो बहुत दूर जाके गिरी। तो वो समय भी देखा है, और उस समय में जब हम ये सोचते हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें, और दिल्ली में मैं रहा हूँ, मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, तो मैं दिल्ली में पढ़ाई करते हुए या कॉलेज में या स्कूल में हम या जहाँ भी मैंने जॉब करी है, जिस रास्ते से जाता था अगर मुझे लगता था कि ये व्यक्ति परेशान है तो रुक के पूछता था, चाहे वो साइकिल वाला हो, स्कूटर वाला हो, तो मैं उनको पेट्रोल पंप तक छोड़ना है, कोई स्कूटर का टायर पंचर हो गया है, तो छोटी छोटी चीज़ों को मैं पिरोता गया और लोगों को जोड़ता गया। और वो एक ऐसा कब ये बड़ा रूप हो गया मुझे नहीं पता। तो वो भावना जो थी कि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे स्कूटर का पंचर हो गया, हम मदद के लिए सोचते कोई रुक के पूछ तो ले कि भाई साहब क्या हुआ, कोई नहीं पूछता है। तो वो जो अनुभव किया है, मैं वो अनुभव दूसरों के साथ मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पे बीती है मैं वो दूसरों के लिए कर सकूँ, दूसरों के लिए अच्छा कर सकूँ। यही सोच के मैं करता गया, और जब दुबई पहुँचा तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग पैसा कमाने जाते हैं। मेरा अपना ये पर्सनल मानना ये है कि पैसा तो हर कोई कमाता है, कमा भी सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है पैसे से नहीं खरीद सकते आप। आपको अच्छी नींद चाहिए तो आप बिस्तर तो खरीद लोगे, लेकिन नींद नहीं आएगी। आपको अगर अच्छी सवारी करनी, आप गाड़ी खरीद लोगे, लेकिन वो ड्राइविंग नहीं आती, उसका फायदा नहीं चलाने। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत उनका मूल रूप होता है। तो उसको मैंने ध्यान में रखा कि हर कंट्री का अलग कानून होता है। लोग हमारे ही कुछ लोग अपने ही लोगों को जालसाजों में फंसा देते हैं। ये उस देश की गलती नहीं है, हर देश का कानून है कि आप प्रॉपर वीज़ा से, डॉक्यूमेंट से आइए। अगर वो आपके कंप्लीट नहीं है तो ऑफकोर्स आपको वो सब समस्याएं झेलनी पड़ेगी। तो वहाँ पे भी हमें ऐसा लगा, मेरे को लगा कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, उस समय जो व्यक्ति परेशान होता है तो भगवान को याद करता है। और हमने ये पढ़ा है कि भगवान स्वयं धरती पे नहीं आते, कोई ना कोई माध्यम होता है, कोई ना कोई जरिया बनता है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उसका छोटा सा अंश किसी के लिए कर पा रहा हूँ। और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो लोग फंसे दुबई में हो, हमारे या अदर कंट्रीज़ में हो, मैं उनको गाइड कर पाया कि क्या तरीका है आने का, किस तरीके से आना है, और क्या क्या वहाँ की आपको बारे में पता होना चाहिए आने से पहले। तो बस छोटा छोटा प्रयास से वो कब बड़ा हो गया ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। छोटे प्रयास ही थे आपके कि आप अभी तक जो है 10,000 लोगों को उस समस्या से बाहर निकाल चुके हैं, और उन परिवारों के लिए आप जो है एक देवदूत बनकर आए हैं, ये कहें। मुझे एक स्मरण याद आता है, रामायण में जब सेतु बनाया जा रहा था तो हर कोई अपना योगदान दे रहा था। तो गिलहरी भी वहाँ पे खड़ी देख रही थी, तो उसने अपने आप को लोटपोट किया रेत में, मिट्टी में, और वो बार बार समुद्र में आके छोड़ देती थी।
तो जब उससे पूछा गया कि तुम इसमें क्यों, ये क्या, इससे तुम, ये सेतु बनेगा नहीं, तो उसका ये जवाब जो था एक पॉजिटिव, भले ही वो छोटी सी गिलहरी थी, कि कल को कोई ये ना कहे कि मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। देखिए कर्तव्य, ड्यूटी और कर्तव्य में ना बहुत फर्क है। ड्यूटी लोग 9 to 5 करते हैं और जो जिम्मेदारी होती है वो 24 आवर्स की होती है। तो जब आप सोचते हैं, जब आप, हमारी संस्कृति है भारत की ऐसी है कि हम वसुधैव कुटुंबम की बात करते हैं, तो पूरा विश्व एक है। अब आप अपने परिवार, हर व्यक्ति में अपने परिवार को देखेंगे तो आपको कोई दूसरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरा कोई अपना कहीं फंसा होता तो मैं उसके लिए क्या करता, तो मैं वही वो कर रहा हूँ किसी के लिए जो मैं अपने के लिए करता। तो यहाँ मैंने कभी कोई फ़र्क समझा नहीं, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जी, यूएई से शुरू हुआ सफ़र आपका जो है रूस यूक्रेन वॉर तक पहुंच गया था, जब आपने कई भारतीय बच्चों को वहां से निकाला। उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि कितने उत्तराखंड के बच्चे उसमें थे और बाहर के कितने बच्चे थे, और आपने एक बड़ी भूमिका उसमें निभाई कि ऐसे मुश्किल हालातों में बच्चों को वहाँ से निकालना। देखिए, मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हूँ या मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है। मैं बहुत मेहनत, बहुत हर चीज़ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मुझे अपने आप को माँ बाप का आशीर्वाद और भगवान के प्रसाद से समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फॉर द पीपल यू विल फाइंड द वे हाउ टू डू इट, अदरवाइज एवरीथिंग एक्सक्यूज। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें बात करता हूँ, जो आपने यूक्रेन की बात करी, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने मीडिया के से संबंधित है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसमें 4 उत्तराखंड के लोग थे, जिनका उन्होंने बोला कि वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, गिरीश जी आपकी मदद चाहिए। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से मैं जुड़ा और वो भी उसमें थे, और मैंने उन 4 से बात करी और मैंने उनको समझाया कि आप कौन से प्लेस में, क्योंकि मेरे को यूक्रेन का यूँ नहीं पता था कि वहाँ पे कीव कहाँ है, खार्किव कहाँ है, मालदोवा कहाँ है, हॉलैंड का बॉर्डर से जाना है कि रोमानिया के बॉर्डर से जाना है। तो 24 फरवरी को ये लड़ाई शुरू हुई थी, और 8 मार्च और 10 मार्च तक मेरा जो रूम था वो एक तरह से ये समझिए कि सेंटर बना हुआ था कि मुझे उन लड़कों से भी बात करनी होती थी, फिर मैं मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर के हॉटलाइन पे उनसे बात करता था, या जो यूक्रेन में जो हमारे एम्बेसी के ऑफिसर थे उनसे बात करता। मेरा उसमें सिर्फ इतना योगदान है कि मैं उन बच्चों की बात एम्बेसी तक और एम्बेसी की बात उन बच्चों तक के माध्यम को जोड़ पाया, क्योंकि उस समय सारे नेटवर्क टूट गए थे, इतना बम ब्लास्ट और ये सब हुआ था, तो संपर्क नहीं हो रहा था। और एक एम्बेसी की एक लिमिटेशन होती है कि वो इतने 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ फंसे थे, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। तो मैं एक ब्रिज के माध्यम बना और मैंने उनकी समस्या एम्बेसी को, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, विदेश मंत्रालय की जो गाइडलाइंस थी वो उन तक पहुँचाई कि आप इनको ये करना है और ये नहीं करना है। आप जब कुछ हो तो बंकरिंग में चले जाएं, आपके यहाँ खाना नहीं है तो एम्बेसी खाना प्रोवाइड करती थी। बट मैं दुबई में बैठ के वो सब कोऑर्डिनेट इसलिए कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई अपना है वहाँ पे। तो वो 4 लड़कों से शुरू हुई कहानी, कब 2,500 बच्चे बन गए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो एक ग्रुप से 15 ग्रुप बनाए, उसमें वहाँ लोकल लोग भी जोड़े, और उन सब से भी बोला कोई भी आपको भारतीय अगर मिलता है उनको जोड़िए, अपनी बताइए कहाँ पे हैं, उनको टिकट चाहिए। एम्बेसी बहुत बड़ा काम रोल किया और बहुत सोशल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे थी, भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, इसी में नहीं बहुत बड़े बड़े मिशन उन्होंने किए। तो उनको जोड़ने के बाद मैं ये कर पाया कि उनको कनेक्ट किया। हाँ, उत्तराखंड के 12 से 15 लड़के थे जो माननीय मुख्यमंत्री से उत्तराखंड भवन दिल्ली में मिले भी थे, और मुझे खुशी है कि मैं भी अपना छोटा सा योगदान गिलहरी की तरह कर पाया। छोटा सा योगदान एक बड़ा योगदान कहला रहा है, क्योंकि जितनी ज़िंदगियाँ बचकर वहाँ से आई हैं वो आप जो हैं आपकी जो सहायता की गई उसको बता रहे हैं लोगों को कि आपने किस तरीके से मदद की है। और यही वो आंकड़ा है जो बढ़ता जा रहा है, 10,000 पे ये आंकड़ा पहुंच गया है जिन लोगों को आपने बचाया है इस तरीके से। गिरीश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कई बार आपने उन परिवारों की भी मदद की है, किसी अप्रिय घटना में कोई जो है किसी विदेश में जो है एक्सपायर हो जाता है और उसके जो है डेड बॉडी को लाने में बड़ी जो है ये कहें कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। कई बार ये फॉर्मेलिटीज़ ऐसी होती हैं कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता। इसमें आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट का भी जो है सहयोग होना चाहिए या फिर कोई गाइडलाइंस बननी चाहिए कि इस मुश्किल समय में उस परिवार की मदद जो जल्द से जल्द की जा सके? देखिए, बहुत ही
संवेदनशील प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि मैं हज़ारों से ज़्यादा डेड बॉडीज़ में जो लोग को गाइडेंस करना होता मैंने किया है, कि क्योंकि मैंने 2014 में मैंने अपने कज़न को खोया है। तो उस समय मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, मैं अकेला खड़ा था और मैंने को उस कागजी कार्रवाई करने में 3 दिन लगे थे। उन कागजी कार्रवाई करने से जो मैं सीखा है ना, मैं वो चाहता हूँ कि आपके माध्यम से लोगों को पता चले कि देखिए, जिस भी देश में कोई भारतीय के साथ अप्रिय घटना होती है, हर देश का एक अपना कानून है, उसकी व्यवस्था है, तो हमें उसके लिए पेशेंस रखना चाहिए, पहली बात। और सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इस तरह की फोटो, हॉस्पिटल की संवेदनशील फोटो या डेड बॉडी के साथ फोटो या ये डालते हैं, ये बहुत ही संवेदनशील है उस परिवार के लिए। इसमें कोई अपने को पीआर नहीं करना, अपने को हमने हीरो नहीं बनना है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हमारी एम्बेसीज जितने भी देश में है बहुत अच्छा काम करती है, और मैं गर्व से कह सकता हूँ क्योंकि मैं ये रोज देखता हूँ। मैं दूसरी कंट्री के बारे में नहीं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो डेड बॉडीज के पैसे भी नहीं भेजने के लिए पैसे देती हैं, मैंने वहाँ देखा है। तो हमारी एम्बेसी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो एफओसी करके बॉडी भारत तक भेजती है और पूरा संज्ञान लेती है। वहाँ पे हमारे जैसे सोशल वर्कर जो ग्राउंड रास पे काम करते हैं, लोकल गवर्नमेंट के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हम कुछ भी सोशल मीडिया पे बिना गवर्नमेंट के नहीं डाल सकते। मैंने कुछ केस ऐसे देखे हैं कि बहुत सारे लोग डालना चाहते हैं, डाल देते हैं। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने मोबाइल फ़ोन ले जाना बंद करवाया है, क्योंकि वीडियो डाल दिया, फोटो डाल दी, तो ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है किसी की, पेशेंट की आइडेंटिफाई रिलीज करना। इवन आप देखेंगे जो क्राइम करने वाले लोग हैं, पुलिस भी हो तो या तो कपड़ा से मुंह ढकती है और आंख बंद करती है, तो इसका ये मतलब ही है कि चेहरा नहीं, क्योंकि कल को जब तक वो उस केस से बरी नहीं होता और वो अगर निर्दोष साबित होता है तो दुनिया को चेहरा नहीं दिखा सकता। इसलिए ये सरकार करती है कि वो चेहरा नहीं दिखाया जाए। जब उस पर कानून का शिकंजा हो जाता है या उस पर दोष साबित हो जाता है, तब जाके दिखाया जाता है। तो यही इस तरह की डॉक्टर, पुलिस, हॉस्पिटल में भी यही होना चाहिए और हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस तरह का किसी भी देश में ना हो। और डेथ बॉडी दुबई से मैं खुद 50 से ज़्यादा डेड बॉडी पर्सनली मैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता खुद छोड़ के आया हूँ परिजन को। और मैंने ये अपना अनुभव ये मैं आपके माध्यम से इस सभी भारत के रहने वाले और विदेश में जो रहने वाले हैं और जो परिवारजन हैं उनको ही कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति विदेश जाता है अपने घर में पासपोर्ट कॉपी दे के जाए। कई बार पासपोर्ट कॉपी पत्नी, पति, माँ बाप किसी को नहीं पता होती, तो बहुत मुश्किल होती है हमें ढूंढने में या एम्बेसीज को कि पासपोर्ट कॉपी नहीं मिल रही है उसकी। तो मेरा क्वेश्चन सब यही है कि वो पासपोर्ट कॉपी में परिजन को दे के जाए। दूसरी बात, कोई भी डेड बॉडी 3 घंटे में, मैं डेड बॉडी एक बार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जब गया था तो 3 घंटे में हम दुबई से दिल्ली आ जाते हैं। या कोलकाता का एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 3 घंटे। लेकिन कोलकाता या दिल्ली से उस पार्थिव शरीर को बाहर निकालने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो मैंने अभी ये प्रवासी भारतीय दिवस हुआ है, मैंने विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी जो बहुत ही अच्छा पूरे विश्व में आज भारत को सीधी तरह बात करते हैं और प्रखर वक्ता हैं, प्रखर मंत्री हैं और अपनी बात पूरे दम से रखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, रूस हो, और हमारी मित्रता सभी देशों के साथ है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां हम पेड़ को भी पूछते हैं, पक्षियों को भी पूछते हैं, गंगा को भी मैया कहते हैं और भारत धरती को भी माता कहते हैं। तो पूरे विश्व में हम भाग्यशाली हैं कि भारत ऐसा देश है कि हमें वहाँ सौभाग्य मिला है पैदा होने का। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जो हमारी संस्कृति, सभ्यता है वो आगे बढ़ेगी। तो विदेश मंत्रालय से जब मेरी वार्तालाप हुई वहाँ पे, तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि सर हम 3 घंटे में दुबई से आ जाते हैं, लगेज 15 से आधे घंटे में बाहर आ जाता है, लेकिन एक पार्थिव शरीर, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो सिक्योरिटी का प्रोसेस है वो पूरा हो, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, उसके बाद वो बॉडी, पार्थिव शरीर भारत के जो जिस भी राज्य में आई है उसके परिवार को दिया जाए।
और उस क्योंकि ये मैंने झेला है, वो एक लेडी 6 घंटे रात भर बैठी रही और सुबह 4 बजे में पहुंचने के बाद भी वो डेड बॉडी 9 बजे मुझे कोलकाता एयरपोर्ट पे बाहर करी। तो ये मैंने फेस किया है, तो इस प्रोसेस में कमी रहे। दूसरी बात, दुबई में नंबर 1 है, दुबई हर चीज़ में नंबर 1 है और सबसे सेफ कंट्री है मेरे वर्ल्ड में। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि दुबई यूएई ऐसा देश है जहाँ पे मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस है, जहाँ पे मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस है। नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक मिनिस्टर ऑफ फ्यूचर। उनका विजन 50 साल वाला है और आज हमारे यूएई और भारत के रिलेशन में प्रगाढ़ है कि जैसे हमारे 10 साल में जो प्रगति भारत की हुई है, पूरा विश्व भारत से जुड़ना चाहता है और आने वाला 21वीं से जैसे मोदी जी बोलते हैं भारत की है। उत्तराखंड की सदी इस बार उन्होंने बोला ये उत्तराखंड की है, तो बिल्कुल है। तो भारत विदेश में भी भारतीयों ने परचम लहराया है। मोदी जी ने जो भारत और यूएई की जो रिलेशन है, 34 साल के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री है जो 2015 में दुबई गए थे। तो उस समय हमने प्रोसेशन वॉक वहाँ पे अरेंज किया था। तो मेरा कहने का मतलब कि जो 3 से 6 घंटे का समय लगता है पार्थिव शरीर को, ये समय कम हो और इसमें परिजन को जल्दी मिलेगी। और दुबई में भी यूएई में भी एक सेमिनार दुबई पुलिस के साथ हुआ था और मैं उसमें इंडियन डायस्पोरा का रिप्रेजेंट कर रहा था और कॉन्सुलेट की तरफ से गया था। तो उन तमाम 1000 पुलिस वालों के सामने मैंने एक वहाँ के जो पुलिस के मुख्य चीफ हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि अगर जो 3 दिन का प्रोसेस होने के बाद अगर थर्सडे, उस समय फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती थी, थर्सडे को अगर कोई डॉक्यूमेंट डेड बॉडी ले जाने के लिए चाहिए तो वहाँ पे 2:30 बजे के बाद सरकार ऑफिस बंद हो जाता है, तो वो फिर संडे को करना पड़ता है। अच्छा। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर ये ऑनलाइन या ये जल्दी हो जाए तो 2 दिन डेड बॉडी नहीं रखनी पड़ेगी मॉर्चरी में और ये डेड बॉडी भारत, पार्थिव शरीर भारत पहुंच जाएगा। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ यूएई सरकार का, यूएई गवर्नमेंट का और हमारे एम्बेसीज का जो बहुत कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। और मेरा ये मैसेज, ये मेरा फेसबुक में 2020 में मैंने ये क्वेश्चन किया था पुलिस चीफ के साथ, वो आज भी मेरे फेसबुक में, मैं ऐसा नहीं कि आज मीडिया में बोल रहा हूँ, और आज व्हाट्सएप पे वो पेपर मिल जाता है। और आज अगर पेपर आप आज फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको 5 बजे भी वो पेपर पुलिस दे देती है, आप रात की फ्लाइट से बॉडी भारत लेके आ सकते हैं, चाहे वो सैटरडे हो चाहे संडे हो। तो ये बहुत बड़ा कदम भारतीयों के लिए नहीं, दुबई में रहने वाले सभी 204 कंट्री के लोग रहते हैं, तो उन सबके लिए हुआ है। तो देखो आपको पहल करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़। तो मैं यही कहूँगा कि प्रोसेस है, लेकिन भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो 3 घंटे का समय, 2 घंटे का समय उसको कम किया जाए, तो ताकि ये संवेदनशील मामला थोड़ा जल्दी परिवार को मिलेगा। आप एक इंस्टीट्यूशन की तरह आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो लोग इस वक्त जो है बाहर जा रहे हैं या फिर किसी कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू जा रहे हैं, कई बार ये होता है कि वहाँ उन्हें बंधक बना लिया जाता है, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर आप जा भी रहे हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए इन जगहों पर जाने से पहले? देखिए, सबसे पहले तो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट में एक ई-माइग्रेट का पोर्टल है। आप अपने आप को, जो भी विदेश में जाना चाहता है, अपने आप को उस पर रजिस्टर करें। और दूसरी बात कि जिस भी देश में जा रहे हैं आप, उस देश के कानून को समझें कि वहाँ के क्या क्या नॉर्म्स हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं पता है तो हमारे जैसे जो व्यक्तित्व या लोग वहाँ रहते हैं, कोई एसोसिएशन है, कोई ग्रुप है या कोई रिलेटिव है, कोई फैमिली पर्सन है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हर भारतीय फैला हुआ है। और भारतीयों के अलावा उत्तराखंडी हर जगह हैं। आप रेस्टोरेंट, होटल, उद्योग, मेडिकल लाइन, हॉस्पिटल में हर जगह हैं। तो आप उनसे जुड़िए, उनसे पूछिए क्या क्या नॉर्म्स हैं और अपने आप को प्रॉपर तरीके से, अगर आपने वीज़ा दिया तो ये चेक कीजिए कि वीज़ा सही है, जाली तो नहीं है और आपको उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और जालसाज जो होते हैं वो आपसे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 ले लेते हैं। आपको एक बहुत बड़ा सपना दिखाया जाता है कि आपको 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। मैं ये मानता हूँ अच्छी बात है, विदेश जाना चाहिए। मेरा भी सपना था और मैंने अपने दम पे, अपने बलबूते पे गया। तो बहुत सारे प्रॉपर चैनल ऐसे, बहुत सारी कंपनी है जो प्रॉपर तरीके से जो कंपनी करती हैं वो आपसे पैसा नहीं मांगेंगी,
मैंने नहीं दिया अपनी किसी कंपनी को कि मैं इससे पैसा मांगा। कंपनी ने मेरा इंटरव्यू किया, यहाँ आया कि किया इंटरव्यू, दिल्ली में इंटरव्यू किया और मेरे से ये डॉक्यूमेंट मांगे, मैंने इंटरव्यू दिया, पास हुआ, जॉब लग गई। तो मैं ऐसे ही सबको बोलता हूँ कि आप ढूंढिए, जॉब ढूंढिए, वेरीफाई कीजिए, अपने लोगों से चेक कीजिए और फिर आगे बढ़िए। अपना घर, जेवर, परिवार से दूर जाते हैं तो प्लीज़ इस तरह के किसी भी मामले में ना फंसें। भारत सरकार बहुत आगे से काम कर रही है, स्टेट राज्य सरकार भी कर रही है, बहुत तरह की एजेंसीज हैं जो इस सब की हेल्प भी करती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी जानना चाहते हैं वो अपना एक पूरा बायोडाटा ग्राफ बना के लोगों से संपर्क करें, भारत सरकार के संपर्क में रहें और जिस देश में जाएं वहाँ सूचित करें कि हम यहाँ आए हैं। और अनुभव बड़ी चीज़ होती है, आपने इतने लोगों को जो है हेल्प किया है। कोई ऐसा अनुभव जो आपको लगा हो कि ये तो बड़ा ही मुश्किल है और ये नहीं हो सकता, उसको अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। देखिए, मैं ऐसे तो बहुत सारे ऐसे अन स्टोरीज हैं जो मैंने फेस करी हैं और मैं ये मानता हूँ कि जैसे यूक्रेन वार की आपने बात करी, मैं 4000 किलोमीटर दूर दुबई में बैठा था। मैंने ये सोचा कि कैसे होगा, क्योंकि मैं तो वहाँ किसी को जानता नहीं, बट मेरे मन में ये जिज्ञासा थी, जैसे मैंने बोला कि आप बोलते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर आप ठान लो, मान लो, तो भगवान आपकी नीयत साफ है तो आपको काम हेल्प करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि आपके अंदर अगर जज्बा है तो वो काम हो सकता है। तो ऐसे ऐसे स्टोरीज थी, जैसे हमारी उत्तराखंड के एक कोई व्यक्ति थे जो समुद्र के जहाज में काम करते थे। वो सैलरी नहीं मिल रही थी उनको 11 महीने से। जहाज में बीच समुद्र के पोर्ट से 25 माइल अंदर, आप ये कह सकते हैं एक तरह से समुद्र ही है बीच में, अकेले जहाज में थे। उस जहाज में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, खाना नहीं था और रात को अगर वो दूसरे जहाज वहां से गुजरते थे तो वो टकरा भी सकते थे, क्योंकि उसमें देयर इज नो प्रोविजन, देयर इज नो लाइट। तो मेरे से जब उनका संपर्क हुआ, मैं उनसे वार्तालाप करता रहा, वो गाइड किया और मुझे भी 1-1.5 महीना लगा लोकल अथॉरिटी, और इसके लिए मैं यूएई सरकार का और हमारी एम्बेसी का बहुत आभारी हूँ कि वो हर भारतीय के लिए आगे आके काम करते हैं। और यूएई कुछ नॉर्म्स होते हैं मैरीटाइम लॉ के, अगर समुद्र में जहाज है तो वो अकेला एक शख्स था जो उस राह में रहा था। यूएई अथॉरिटी ने कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेके हमने उस जहाज को बाहर निकाला और उस व्यक्ति को 12 महीने के बाद उसने धरती पे आया। और आप अगर चेक करना चाहे गूगल पे उसकी स्टोरीज है, उसका इंटरव्यू भी है और उसने अपने बारे में बताया कि कैसे संपर्क हुआ और कैसे किया। और मैं समझता हूँ कि मुझे लगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है और हर कंट्री का अपना कानून है। मैं समझता हूँ कि जो भी प्रवासी भारतीय विदेश जाते हैं उस कंट्री के कानून को माने, समझे, तभी कोई निर्णय लें। तो बहुत ये दुखद घटना थी कि बेचारा, उसका कलर चेंज हो गया था, उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। कई बार वो कह चुका मेरे को, सर मैं कूद जाता हूँ, सर मैं जंप कर लेता हूँ। तो मैं 11 महीने उसके साथ कम्युनिकेशन करता रहा और फाइनली 12वें महीने वो ज़मीन पे धरती पे आया यूएई के, और उसको यूएई की तरफ से हमने कॉन्सुलेट ने उसको टिकट दिया, फैसिलिटी मतलब पैसा दिया और उसको होटल में रुकवाया रहने की, क्योंकि कई दिन से सोया नहीं था। तो डर रहता है क्योंकि समुद्र में दूसरा जहाज निकले तो कहीं एक्सीडेंट, और 2 बार हो चुका था। अच्छा। हाँ, 2 बार हो चुका था। तो जब उसने बताया तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं किसी को बचा सका, किसी के लिए कुछ कर सका। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट अब इसमें मैं और ज़्यादा न कहते हुए कहूँगा कि बहुत चैलेंजिंग रहता है। हाँ, ये तो बहुत चैलेंजिंग है। कोई 11 महीने से फंसा हुआ है और वो भी बीच समुद्र के, और उसको आपने मदद की है। उत्तराखंड के और भी थे ऐसे 1-2 लोग और थे, बट 5-6 जहाज थे उसमें, दूसरी कंट्री के, उसमें अपने उत्तराखंड के एक और थे, बहुत सारे अन्य देश के थे, फिलीपींस, बांग्लादेश, नेपाली। तो इवन मेरे को श्रीलंका से फ़ोन आता था कि मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ये हैं। तो कोशिश करके बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम उनको निकाल पाए। सरहदों के दायरे को तोड़ते हुए भी आपने लोगों की मदद की है। गिरीश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो उत्तराखंड के युवा हैं या फिर पूरे देश के युवा हैं, वो विदेशों में हर किसी का एक सपना होता है नौकरी करने का। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर वो आपसे कुछ सलाह मांगना चाह रहे हैं या आपसे जुड़ना चाहते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें, तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, आप तक पहुंच सकते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी युवा को, चाहे वो भारत में हैं
चाहे वो उत्तराखंड में है या भारत से बाहर है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसा गाइडलाइंस मैंने बताई है विदेश मंत्रालय का, उसको तो करें। और अगर आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरा वेबसाइट है, गूगल में आप सिर्फ गिरीश पंत लिखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मेरा सोशल मीडिया है, आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर उसमें दिया हुआ है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरह से। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं आज भी वही हूँ जो 8वीं क्लास का बच्चा रोड पे चलता था, स्कूल यूनिफॉर्म पहने, किसी ने मदद नहीं करी, तो मैं आज भी वही हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जुड़ना चाहें तो उसमें मेरी वेबसाइट, मेरे नंबर, मेरे ईमेल आईडी है। हाँ, मैं आपसे एडवांस में माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कई बार मैं बिजी रहता हूँ किसी केस में, पुलिस और फ़ोन नहीं उठा पाया, या हो सकता है कि मैं आपको जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं मिस कॉल आने के बाद कॉल बैक ज़रूर करता हूं। और वेबसाइट में जुड़ेंगे, मैसेज करेंगे, ईमेल करेंगे, आप कहीं भी हैं तो सोशल मीडिया पे कनेक्ट करेंगे तो मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपके लिए जितना मेरा से हो सकेगा मैं करूंगा। अब बात करेंगे उत्तराखंड की। सर, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश जिस सरजमी से हम सभी जुड़े हुए हैं। आपकी यादें पिथौरागढ़ के बेरीनाग गांव से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले उन यादों के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने बताया मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे और हमारे गांव में वो जो पेड़ लगा है आम का, वो मेरी उम्र से भी बड़ा है, मेरे दादाजी की उम्र का है वो पेड़, और उसमें इतने मीठे आम आते हैं। तो हमें याद है कि दादाजी जब हमें खाना खाते थे, वो आम हमें पेड़ के, आज भी वो स्वाद मेरे दिल में है, मेरे माइंड में है। लेकिन जाने का समस्या यही थी उस समय कि बेरीनाग से नीचे मेरे गांव जाने में करीब ये समझिए 14 मील पैदल चलना पड़ता था। अच्छा। और समस्या हमें दुख यही होता था कि एक तो अपना सामान, उन पहाड़ से नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना और अपना सामान लेके जाना, तो लगता था कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब से सरकारें जो भी उत्तराखंड में रही हैं, उन्होंने जो धीरे धीरे डेवलपमेंट किया, और आज मुझे खुशी होती है कि मेरे घर के नीचे रोड आ गई है और हमने भी अपनी ज़मीन दी है वहाँ पे रोड के लिए। और आज मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ, बहुत बार जाता हूँ, साल में 2-3 बार तो मैं उत्तराखंड जाता हूँ। होली पे पूरी कोशिश करता हूँ और कोशिश ये रहती है कि मैं जाऊँ और वहाँ के जो खुशबू है, मिट्टी है, बाहर अन्य स्टेट में देखो तो AQI लेवल 200 है, 300 है, लेकिन अभी मैं लास्ट वीक में ही आया हूँ, वहाँ के AQI 30 था। तो यही बात है उत्तराखंड की मिट्टी की कि यहाँ पे जो है वातावरण, पर्यावरण बिल्कुल सुंदर है, संरक्षित है। आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड सरकार जो प्रयास कर रही है, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन हुआ है उसमें आप भी आए हैं, और जो एक उत्तराखंड सरकार चाह रही है कि गांव को गोद लिया जाए जिससे कि हम उनका स्वरूप बदल सकें, पलायन की समस्या से जिस तरीके से हमारा उत्तराखंड राज्य जूझ रहा है उसको हम कम कर सकें और उत्तराखंड के जितने भी गांव हैं उनको समृद्ध बना सकें। आपको लगता है कि ये पहल आने वाले वर्षों में रंग लाने वाली है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि जैसे आपने बताया, मुझे प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है। मैं 2019 में वाराणसी में श्री रामनाथ कोविंद, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने, राष्ट्रपति ने मुझे सम्मानित किया था। तो उत्तराखंड के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनसे भी भेंट हुई थी। तो मैंने उस समय भी उनसे एक बात यही कही थी कि हम उत्तराखंड में भी राज्य का ऐसा एक कार्यक्रम करें, और उत्तराखंडी जहाँ भी जाता है अपनी एक छाप, मिसाल बनाता ही है। हालांकि जो भी भारतीय जिस देश में भी गया हो, उन्होंने एक अपनी मिसाल बनाई है और गौरवान्वित किया है। आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी के CEO हमारे भारतीय हैं। तो हमारा भी यही प्रयास था। तो ये, और मैं आज ये सम्मेलन उत्तराखंड सरकार ने किया है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि धामी जी जो जहाँ काम कर रहे हैं, जो ऊर्जावान नेता हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी हैं जो, जैसे कहते हैं उत्तराखंड ने पहली बार की, मतलब वो पहला स्टेट बना है UCC लागू करने वाला। बहुत सारे, हम उनसे ये आशा करते हैं भू कानून भी जल्दी से आएगा। तो पहला स्टेट बना है और वो पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घोष किया, आयोजन किया और बहुत सफल कार्यक्रम किया, जिसमें 60 से ज़्यादा लोग आए थे, 17 से ज़्यादा देश के लोग पहुंचे थे, और सारा इंतजाम जो उन्होंने आदर सत्कार और सभी प्रवासियों को रहने की व्यवस्था ये उत्तराखंड सरकार ने किया। तो इसके लिए, और उन्होंने जो ये सम्मेलन का मेन कारण यही था कि पलायन रुके, जो प्रवासी भारत से बाहर सक्षम हैं वो
चाहे एक बच्चे को गोद लें, चाहे एक गांव को गोद लें, कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि दूसरे लोग भी मोटिवेटेड हों और वो जो गांव खाली हो रहा है, पलायन हो रहा है, उसको रोकथाम, उसको कम करें। हालांकि उसमें रोकथाम हुई है, जैसा हमने कल देखा यहाँ पे उनकी रील में, डायरी में, या उन्होंने जो दिखाया। और आने वाले समय में हमने भी आग्रह किया है कि जो गांव में को बाहर जाना चाहता है उसके माध्यम में एक उनको उस तरह की स्किल दी जाए कि वहाँ बाहर में, विदेश में जॉब कर सके और विदेश में से बाहर यहाँ पे आके अपने रूट से जुड़ें, गांव की मिट्टी से जुड़ें। और गांव की मिट्टी से जुड़ने का फायदा ये होगा कि लोग जो बाहर चले गए हैं, जो दिल्ली से, हम तो विदेश में हैं, लेकिन कुछ लोग दिल्ली, हल्द्वानी है, देहरादून है, वो गांव नहीं जा पाते। तो हमारा प्रयास यही है कि मैं सभी प्रवासियों से, या जो देश में है या विदेश में है, उनसे आग्रह करूंगा होली दिवाली पे गांव जाएं, अपने रूट से जुड़ें। आज जो लोग सक्षम हैं, आप समय 40, 50, 60 साल पहले का देखेंगे तो पैदल चलना पड़ता था। आज समस्याएं कम हैं, समाधान है, तो उन समाधान का उपयोग करते हुए देश के साथ, उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर हम क्या प्रयास करते हैं वो करने की कोशिश करें। और ऐसे में आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय फर्क पर उत्तराखंड उभर कर सामने आ रहा है? G20 समिट हमने यहाँ पे किया, इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने यहाँ पे किया, उसके बाद निवेश भी उत्तराखंड की तरफ आकर्षित हो रहा है। निवेशक जो है इसको अपना फेवरेट डेस्टिनेशन मान रहे हैं निवेश के लिए यहाँ से। आपको लगता है कि अब उत्तराखंड की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है और आने वाले समय में जिस तरीके से निवेश यहाँ पर हो रहा है उससे हम पलायन जैसी समस्या से निपट सकते हैं, अपने गाँव को समृद्ध आबाद कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को और बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। मैं, जैसे कल धामी जी ने अपने भाषण में भी बोला कि वो दुबई में भी आए थे, कई देशों में भ्रमण किया उन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेके, और उन्होंने दिसंबर में उत्तराखंड समिट करी, इन्वेस्टमेंट समिट किया था उन्होंने 2018 दिसंबर में करा था, और मैं स्वयं आया था। कई निवेशक भी आए थे और कई सारे MOU साइन हुए हैं। उसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे रोजगार आएगा और रोजगार आने से यहाँ की तरक्की होगी, यहाँ डेवलपमेंट होगा। जो लोग विदेश में होटल में काम कर रहे हैं, अगर यहाँ 5 स्टार होटल होगा, वो अपने गांव से दूर जाके यहाँ भी काम कर सकता है, क्योंकि गांव की मिट्टी और गांव में काम करने का अलग ही मजा है। और 2000 आने वाले समय, जैसे अभी मैं PBD उड़ीसा में भी था, और उससे पहले जब इन्वेस्ट समिट में आया था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग का भी दिया था। और हाउस ऑफ हिमालय के जो प्रोडक्ट है हमारे, वो उत्तराखंड में, जैसे लखपति दीदी का कार्यक्रम को उन्होंने प्रोत्साहित किया, बहुत सारे लखपति दीदी बन चुकी हैं। तो जो हमारे लोकल फॉर वोकल, यहाँ के गाँव के, जैसे बुरांस का जूस है, उत्तराखंड के भट्ट हैं, गहत हैं, इनके आइटम्स हैं, ये हम विदेश में भेजें। आप देखिए खाकरा पापड़ गुजरात से भी जाता है, और मुंबई से भी वहाँ का पाव भाजी भी, पाव बड़ा वजह जाता है। लोगों ने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। तो यहाँ उत्तराखंड में इतनी संभावना है, यहाँ के इतने प्रोडक्ट हैं कि अगर वो विदेश में जाएंगे तो हमारे देश का, राज्य का भी नाम बढ़ेगा, देश का भी बढ़ेगा, और उससे रोजगार भी उत्पन्न होगा। जी, रोजगार भी उत्पन्न होगा, और उससे हम जो अपने गाँव को समृद्ध कर सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में अभी जितने भी गाँव हैं, कई गांव ऐसे हैं जो वीरान हो गए हैं, सूने पड़ गए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा दोनों संयुक्त रूप से कई योजनाएं तो चला रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर जो है वो फलीभूत नहीं हो पा रही हैं, उनका हम रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। लगता है कि अभी थोड़ा सा और ज़रूरत है सरकार को और फोकस्ड होने की इस दिशा में, कि हम जिस तरीके से हम देखते हैं कि मूलभूत सुविधाओं की कई गाँवों में कमी है, कई जगह जो है चिकित्सालय नहीं है, कई जगह रोड्स अभी तक नहीं पहुंची हैं। तो हम अगर प्रवासी सम्मेलन कर रहे हैं उत्तराखंड में, क्या इस दिशा में भी हम सोच सकते हैं कि हम जो है इन सम्मेलनों के ज़रिए जो है हमारी जो मूलभूत सुविधाओं की जो कमी गाँव में है उसको दूर कर सकते हैं? निवेश से हटकर हम कुछ इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि हम खुद ही किसी गाँव को आबाद करने की तरफ जाएं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इस सम्मेलन का मेन मुख्य आकर्षण उद्देश्य भी यही है कि जो प्रवासी भारतीय हैं, देखिए सरकार हो, पुलिस हो, हर जगह बहुत मुश्किल होता है पहुंचना। तो प्रत्येक नागरिक, जैसे बोलते हैं कि हर अपने आप में, हम अभी जैसे भारत से बाहर जो प्रवासी भारतीय हैं, मोदी जी ने बोला वो एम्बेसडर तो होते ही हमारे यहाँ, राजदूत होते हैं, लेकिन प्रवासी भारतीय जितने विदेश में रहते हैं वो राष्ट्रदूत हैं।
तो राष्ट्रदूत होने की जिम्मेदारी में ये भी बनता है कि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, मेरा जो गांव है, वहां की मूलभूत समस्या क्या है। हो सकता है सरकार या वहां के नेताओं के द्वारा उन तक पहुंचती हैं, वो फाइलों में है, कार्य भी चल रहा होगा, लेकिन हमारे जैसे प्रवासी जो विदेशों में हैं या सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके द्वारा अगर कोई आग्रह सरकार के पास आया है तो मैं समझता हूँ सरकार उसको और गंभीर तरीके से देखे। जैसे मैंने अपने 2 गांव गोद लिए हुए हैं, मैं पहले से ही कर रहा था छोटा छोटा कार्य, तो अगर मैं अपने गांव में 5,000 का निवेश कर रहा हूं तो सरकार की तरफ से हमें 50,000 का निवेश करेंगे तो हम 55,000 कर सकते हैं, या मैं 1 लाख रुपए कर रहा हूं तो सरकार की तरफ से 5 लाख मिलते तो 6 लाख हुआ। तो उसमें छोटे छोटे कार्य को होता है, और प्रत्येक प्रवासी गांव में अपनी समस्या को पता है। जैसे मेरे गांव में लिंक रोड की प्रॉब्लम है और बाग की बहुत समस्या है। स्कूल है जो हमारे उत्तराखंड के प्रेम वल्लभ स्कूल है जाबुका थल में, मैं खुद वहाँ पे गया था। जो मूलभूत कुछ जो जितना मेरे से हो सकता कि मैंने वो वहाँ पे किया, लेकिन जो स्कूल के बाहर जो बहुत बड़ी ज़मीन है उनके पास और वेल बनी हुई है, लेकिन जो जंगल है नीचे उसमें अगर बाढ़ की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि जंगल से बाघ आ जाता है, बच्चियां पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो टीचर उनको अकेले नहीं जाने देते। अब क्या पता बाघ कहाँ छुप के बैठा हुआ है, कब आक्रमण कर से, तो वो बाढ़ अगर लगा दिया जाए तो ऐसी ऐसी जगह में जो किसी की जिंदगी से खिलवाड़ या किसी की जिंदगी का सवाल हो, ये बहुत संवेदनशील है। उस पर सरकार को तुरंत कार्रवाई भी करनी चाहिए और उसको संज्ञान में लेके तुरंत आदेश देके उस काम को कराना भी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी व्यक्ति गाँव आता है तो वो अपनी समस्याओं को पता है, लिंक रोड है और कई गांवों को लिंक रोड जोड़ता है, और उससे मैं समझता हूँ कि लोग वहाँ दुकान खोलते हैं, लोगों का आवागमन होता है, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो एक आप महत्वपूर्ण चेहरा हैं जिस तरीके से प्रवासी उत्तराखंडियों की अगर बात करें, तो आपसे ये भी हम कहना चाहेंगे, जिस तरीके से उत्तराखंड में हम कई बार देखते हैं कि कई किलोमीटर पैदल कोई बीमार व्यक्ति को जो है कंधों पर लाया जा रहा है, किसी महिला का जो है प्रसव रास्ते में ही हो जा रहा है, वो बहुत परेशान है, मदद की आस लगाते हैं, और जब भी वो ये समस्याएं गिनाते हैं तो उनकी समस्याओं को एक तरीके से अनसुना कर दिया जाता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रवासी उत्तराखंडियों की अगर बात हो रही है, तो प्रवासी उत्तराखंडी अगर उस समस्या को एड्रेस करें, अपने माध्यम से कहें कि भाई अगर इस गांव में ये समस्या है, चिकित्सालय की समस्या है, रोड की समस्या है, अगर आपके माध्यम से वो सरकार तक पहुंचे तो उस पर जल्दी एक्शन हो सकता है। इस तरह की पहल से भी हम चाहेंगे कि आप लोग जुड़ें, जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी हैं। देखिए, हमारे मित्र हैं दुबई में, उन्होंने कई वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं, कई हॉस्पिटल का वो इंटीरियर काम करते हैं। तो हमने एक टीम बना के हमने सोचा था कि उत्तराखंड, हल्द्वानी से उत्तराखंड या जो भी रास्ते में हर 40 किलोमीटर में एक रूम हो जो कि इमरजेंसी, और डॉक्टर जब एक रूट पे आए तो वहाँ विजिट करे और उसमें ही उस गांव का एक कंपाउंड है जिसको सिखाया जाए, और समस्या जैसे किसी ने सांप ने काट लिया या कुछ हल्का वल्का कोई दिक्कत है उस पर काम करे। दूसरा, हमारे कुछ प्रवासी ऐसे हैं जो यूके हैं, लंदन में हैं, अलग अलग हमने सीमांत फाउंडेशन करके एक एनजीओ उत्तराखंड बेरीनाग में है, वो उत्तरागढ़ में भी है, वो एम्बुलेंस चलाते हैं। और लास्ट टाइम मैं उत्तराखंड आया था, उनका उद्घाटन है चैरिटेबल आई हॉस्पिटल का। चैरिटेबल आई हॉस्पिटल, दिल्ली से बहुत बड़े डॉक्टर वहाँ बैठे हैं, तो उसमें कई बड़े बड़े डॉक्टर, दीप पंत हैं, कार्डो, वो अपनी सेवा देते हैं, फ्री सेवा देते हैं। और उनका लक्ष्य यही है कि अगर पेशेंट डॉक्टर के पास तक नहीं आ सकता तो डॉक्टर पेशेंट के पास जाए। ये हमने गांव को जोड़ने की कोशिश करी है और उसके माध्यम से बहुत कार्य हो रहा है। और जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, मैंने अपनी बात में यहाँ बोला भी था कि अगर वहाँ पे कोई ज़मीन मिल जाए बेरीनाग में, जैसे कोई इमरजेंसी वेल इक्विपमेंट हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए हल्द्वानी आए या हल्द्वानी एम्स दिल्ली भेजता है या फिर ऋषिकेश भेजता है, तो तुरंत ट्रीटमेंट हो। और वहाँ पे जिसे बोलते हैं कि इक्विपमेंट की व्यवस्था हो, सीटी स्कैन हो, जैसे हार्ट का किसी को प्रॉब्लम है, स्ट्रोक आ गया है, तो उसको तुरंत जितना फर्स्ट एड वहाँ पे मिले और उसको सही जगह में भेजा जाए। इसके लिए अगर सरकार ज़मीन वहाँ पे अगर मिलती है तो हम चाहेंगे कि जो हमारे प्रवासी कुछ हैं, हम उसको हमें प्रोजेक्ट रूप बना के
हम हॉस्पिटल वहाँ पे बने। ऐसे गांव में जहाँ पे जैसे आपने बताया कि प्रसव रोड पे हो जाता है, या उन ऐसे एक सेंटर पॉइंट जहाँ पे, या पंचायत घर में कोई ऐसा रूम, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटे छोटे प्रयास से मैं समझता हूँ कि बड़ा काम हो सकता है। तो इन प्रयासों का कहीं जिक्र उत्तराखंड सरकार से इस बार जो है प्रवासी सम्मेलन में चर्चा की गई है? बिल्कुल करी गई है। बहुत सारे जो प्रवासी आए थे उन्होंने कई, जैसे देव रतूड़ी जी हैं, विनोद जटूरी हैं, और अपने काला जी हैं थाईलैंड से, दुबई से मैं हूँ, और भी अन्य लोगों ने जो गांव गोद लिए। उसमें यही है कि सरकार हमें मदद करे, हम सरकार के साथ क्या सहयोग कर सकते। ये तो दोनों तरह की पारस्परिक संबंध हैं। इसके बेस पे अगर सरकार सहयोग करके हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो बहुत सारी बातों में होती हैं। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग NRI इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे। किसी ने घर लिया है जो उत्तराखंड के ही हैं, उन्होंने घर लिया है, पेमेंट उन्होंने ऑनलाइन करी है, और वो पेमेंट पूरी करने के बाद वो फ्लैट नहीं मिलता या घर नहीं मिलता, या एजेंट या वो कब्जा कर लेते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि एक NRI प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, जिसमें जो भी प्रवासी भारतीय, ये केंद्र सरकार के पास भी हो तो बहुत अच्छा है, बट स्टेट सरकार भी, राज्य सरकार भी बनाए। NRI प्रोटेक्शन एक्ट या कमेटी ऐसा गठन किया जाए कि कोई भी प्रवासी भारतीय जो विदेश में है, वो निवेश अगर करता है किसी भी राज्य में, मैं अभी उत्तराखंड में हूं तो उत्तराखंड की बात करूंगा, किसी भी राज्य उत्तराखंड में, तो उसके पास डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी या SP ऑफिस से उसको पुलिस स्टेशन चक्कर नहीं मारना। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, मैं खुद भी उसका विक्टिम रहा हूँ। मेरे पैसे निकालने के लिए मुझे काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी थी एक प्लॉट के लिए, और ऐसे कई, एक कनाडा का मेरे पास केस आया था। उनको बेचारी 65 ईयर ओल्ड लेडी थी, उनका यहाँ जमीन है, लेकिन उनको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी वो उसकी लड़ाई। तो अगर ये प्रोटेक्शन एक्ट है तो पुलिस स्टेशन न जाकर वो सीधा गवर्नमेंट उस जो भी इस तरह का कार्य करते हैं उस पर रोक लगेगी, और लोगों की निवेश करने की क्षमता भी बढ़ेगी, और उनको सिंगल विंडो सिस्टम में और अन्य विदेश उत्तराखंडी जो बाहर हैं वो यहाँ निवेश कर पाएंगे। जी, अब अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे गिरीश पंत जी, एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं आप, एक कहें कि एक मोटिवेशनल स्पीकर की भूमिका भी आप निभा रहे हैं इस वक्त। आप उत्तराखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार के जो आपने दौरा किया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन में आपने हिस्सा लिया है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सब उत्तराखंडी प्रवासी भारतीयों से, और जो देश में प्रवासी हैं उत्तराखंडी, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, अपने गांव से जुड़ें। हमारा गांव जो खाली हो रहा है वो अपने गांव त्योहारों में आए, अपने मंदिरें जो हमारे पूरे उत्तराखंड में हैं उनमें दर्शन करें। और जैसे अभी उड़ीसा में प्रवासी भारतीय में दिवस में मैं था, मुझे विदेश मंत्रालय द्वारा निमंत्रण था, तो वहाँ मोदी जी ने ये बात कही है कि टूरिज़्म की तरह से अगर कोई भी प्रवासी भारतीय अपने साथ 5 लोगों को लेके आए तो यहाँ टूरिज़्म भी बढ़ेगा। और जैसा कि हम माननीय मंत्री, टूरिज़्म मंत्री से मिले थे, उन्होंने पूरे मंदिर माला बनाने का प्रयास किया गया है, और अभी बहुत सारी चीज़ों में वो प्रयास कर रहे हैं। अभी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बताया कि बहुत सारी चीज़ें प्रयास कर रहे हैं। ऋषिकेश में अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से जो लोग प्रवास करते हैं, वो लोग किसी के माता पिता का विसर्जन अगर करना है तो हरिद्वार एक सबसे अच्छी जगह है। गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा आरती देखें, और इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो कुछ ऐसे स्कीम्स हैं, ऐसे आइडियाज़ हैं जो उत्तराखंड में हो सकते हैं, संभावना बहुत बड़ी है। और जो युवा उत्तराखंडी है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सको। तो मेरा यह मानना है, कोई काम असंभव नहीं होता। इंग्लिश में वो कहावत आती है इम्पॉसिबल, बट मैं उसको पॉजिटिव देखता हूँ, आई एम पॉसिबल, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू फाइंड द वे, इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन डू, यू कैन अचीव। मैं एक गांव से, दिल्ली से आज विदेश में दुबई में हूँ, इतने लोगों को निकाला है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भारत सरकार द्वारा इतना बड़ा सम्मान दिया जाएगा, जो कि पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव है। मैं भारत का सबसे पहला उत्तराखंडी हूँ जिसको प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, हम पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन छोटा सा पार्ट मानवता का, एक हाथ किसी का बढ़ाएंगे तो हम दूसरे को मदद कर सकते हैं। अपने गाँव जाएं, रूट से जुड़ें। दिवाली
होली जब भी आपको समय मिले अपने गांव में जाके देखें, आपको खुद महसूस होगा। जैसे होम स्टे का कल्चर अभी चल रहा है, उत्तराखंड टूरिज्म ने G20 में भी किया, तो अपने जो गांव से बाहर हैं, मैं चाहूँगा कि वो गांव को उत्तराखंड सरकार उन जगह को जो हमारे जैसे लोग मेरे गांव में जैसे है, मैं चाहता हूं कि उसको होम स्टे बनाया जाए, जो लोग बाहर हैं वो बनाएं। तो क्या है कि विदेश से जो लोग आए वो शांति चाहते हैं, कुछ राइटर्स लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो काम भी कर सकते हैं, अपना वहाँ पे रह सकते हैं। और टूरिज्म की व्यवस्था से बहुत अच्छा है, वहाँ की ऑर्गेनिक सब्जियाँ यहाँ पे जो हैं उसको वहीं उगाएं, वहीं बनाएं, वहीं खिलाएं और एक व्यवस्थित ढंग से इसको हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे जैसे लोग, अगर उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार ऐसे लोग, जैसे अभी मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि जिन लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है उनकी जो स्टोरीज हैं, सफलता, सक्सेस स्टोरीज, उनकी एक माला पिरोई जाए ताकि दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। कल को आप में से कोई भी प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्डी हो सकता है, भारत रत्न हो सकता है। पॉलिटिक्स में अगर जाना चाहते हैं तो जो सेवा भाव से जुड़े हैं वो पॉलिटिक्स में आए, युवा आए, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, एक दिन सबको जाना है। तो मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि अपने देश, अपने उत्तराखंड और अपनी भाषा संस्कृति से जुड़ें और ये सोचें कि आप किसी दूसरे के लिए मिसाल बन सकते हैं। हम अपने रास्ते खुद बनाएं तो दूसरा आपके रास्ते पे चलेगा। मैंने सीखा है ज़िंदगी में हार नहीं माननी है और ना दूसरा कोई निराश हो तो उसको गिरने नहीं देना। कोशिश यही है, मैं महादेव, केदार से और बाबा से प्रार्थना करूंगा ये उत्तराखंड राज्य 4 दुनी तरक्की करे और सभी लोग जुड़ के भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और प्रवासी जो सक्षम है वो सहयोग करें तो उत्तराखंड बहुत आगे जाएगा। जी, प्रवासी उत्तराखंडी जितने भी हैं, उत्तराखंड के तो प्रवासी हैं, लेकिन उत्तराखंड में आकर ज़रूर प्रवास करें और देखें कि उत्तराखंड के विकास में इसकी जो स्वर्णिम विकास यात्रा है उसमें कैसे वो अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे गिरीश पंत जी अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए और अपनी ज़िंदगी का जो भी आपने सीखा है वो हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। देखिए, धन्यवाद आप सब चैनल का। और मैंने यहाँ आने के आपने जो ये एक संदेश आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड और जहाँ भी चैनल में जाएगा। मैं दिल्ली में पढ़ा बड़ा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, लेकिन मैं वापस उत्तराखंड आ गया हूँ। मैंने दिल्ली से अपना नाम वोटर आईडी से कटा के गंगोली हाट विधानसभा में लिखाया है ताकि मैं उत्तराखंड के लिए कुछ कर सकूं और सरकार के माध्यम से अगर कोई जिम्मेदारी, मौका या कहीं कोई कुछ करने के लायक मुझे सेवा का मौका मिलेगा, मैं 100% की बात नहीं करता, 200% अपना देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद। तो ये थे गिरीश पंत जी जिनकी जिंदगी के बारे में हमने जाना और ये जाना कि कैसे वो दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं और उन्होंने इसे ही अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया है। तो हमारी इस खास मुलाकात में अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।